Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं NCERT की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस। तो बेटा आशा है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। देखिए बेटा नई नई खबरें आ रही हैं कि जो एग्जाम है इस बार 2025 का नीट का एग्जाम वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, तो आप दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग आज का सेशन। लास्ट में बेटा हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अपने 4th सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका 5th सेशन और उसका क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने। देखो कहते हैं इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट एन एंगल फ्रॉम इट्स वेलोसिटी देन इट चेंजेस द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इससे कोई थीटा के एंगल पर है। तो हम देखते हैं कि अगर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करें, एक अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो ये हो जाएगा v cos थीटा और एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगा v sin थीटा। तो हम देखेंगे जो v cos थीटा है उस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू है, तो फोर्स क्या करेगा, इस वेलोसिटी कंपोनेंट को चेंज कराएगा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर है तो ये वाला चेंज नहीं होगा लेकिन ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कंपोनेंट होता है वो चेंज होता है। एक और कंडीशन बन सकती है, मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है और वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर गई है। सपोज दैट इधर से कोई एंगल थीटा बन रहा है तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा ये v cos थीटा और जो परपेंडिकुलर है v sin थीटा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो चेंज करेगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, ठीक। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब यहां कहीं पार्टिकल पहुंचता है तो देखो उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक होता है परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, ये है v परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो हम देखते हैं परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में g लगता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पर इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ लगता है, वो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को चेंज करता है, इस वाले कंपोनेंट को, इस कंपोनेंट को नहीं चेंज करता है। उसी तरीके से आते समय इसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में होगी, उसके अगर हम 2 कंपोनेंट करें तो यहां पर देखो जो mg होगा वो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसकी डायरेक्शन में होगा, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वो चेंज होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के अलोंग वाले कंपोनेंट को, जो फोर्स की डायरेक्शन होता है उसको चेंज करता है, या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है उसको वो चेंज करता है। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? 4th वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 and 2 अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके बेटा, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कहते हैं इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन F इज इक्वल टू ma वेयर F इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो क्या होता है बेटा F, इसमें F जो होता है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होती है। F इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। कहते हैं ए ट्रेन इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन a एंड ए स्टोन इज ड्रॉप आउट फ्रॉम इट, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन जस्ट आफ्टर ड्रॉप आउट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई करिए कौन सा सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए अगर ट्रेन चल रही है एक एक्सीलरेशन से, तो उससे जब भी हम किसी स्टोन को ड्रॉप आउट करेंगे तो ट्रेन का जो एक्सीलरेशन है वो स्टोन को नहीं मिलता है, लेकिन जो ट्रेन की स्पीड है उस इंस्टेंट पर वो जरूर स्टोन को मिल जाती है। तो स्टोन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसी स्पीड से बाहर निकलेगा, ड्रॉप आउट होगा, उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड वही होगी जो ट्रेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी। लेकिन अब वो अंडर ग्रेविटी आ जाएगा
तो अंडर ग्रेविटी में उसका जो जी का एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो अब स्टोन का जो एक्सीलरेशन होगा वो केवल जी के इक्वल होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। कहते हैं ए बुलेट ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ 100 मीटर पर सेकेंड इंटर्स इन ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, फाइंड एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए कि ये कोई वुडन ब्लॉक है और यहां से बुलेट इसके अंदर इंटर करता है, और करते करते जब यहां कहीं पहुंच जाता है तो फिर रेस्ट पर आ जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल, यहां पर काइनेटिक एनर्जी के फाइनल जो कि 0 हो जाएगी, और बीच में उस पर रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। K final minus K initial equal to work done by net force and this will be equal to F into S। ठीक, तो अब यूज करते हैं। देखिए फाइनल वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो 0 हो जाएगी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगी, तो हाफ m दे रखा है देखो 0.1 और v स्क्वायर मतलब 100 into 100 इक्वल टू फोर्स की वैल्यू, यही रेजिस्टिव फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, और डिस्प्लेसमेंट अंदर ही अंदर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, ध्यान रखिएगा यूनिट का। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू -500 न्यूटन। ठीक है, माइनस ये शो कर रहा है रेजिस्टिव फोर्स है, यहां पर केवल मैग्नीट्यूड हम लोगों को बताना है, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखिए कहते हैं मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज x इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस bt क्यूब, फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। स्टूडेंट्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस bt क्यूब। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके पहले तो वेलोसिटी निकाल लीजिए, तो v इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन देखिए बनेगा 280 प्लस ये बन जाएगा 3bt स्क्वायर। ठीक, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए, तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू आ जाएगा इसका 2a प्लस 6bt। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया। और फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू होता है ma, तो m इसका मास दे रखा है 2 kg, और a एक्सीलरेशन की ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2a प्लस 6b और इंटू t, तो कितने टाइम पर निकालना है हमको फोर्स? 1 सेकेंड पर, तो t की वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर, ये यहां से 2 और कॉमन ले सकते हैं हम बाहर, तो बाहर आ जाएगा 4 और अंदर हो जाएगा a प्लस 3b के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। देखिए इंपल्स इज मेजरेबल ड्यू टू, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जो इंपल्स होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम से, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी मिलेगी, जिससे चेंज इन मोमेंटम से हम इंपल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला है F इंटू डेल्टा टी, इसमें एक लार्ज फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है, तो इसमें उस शॉर्ट ड्यूरेशन का एग्जैक्टली कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन से इंपल्स को मेजर नहीं कर सकते। मेजर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, यानी कि एग्जैक्टली जो इंपल्स मेजर होगा वो इस कॉन्सेप्ट से मेजर होगा, चेंज इन मोमेंटम से, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए यहां पर। ठीक है, फॉर्मूले में जरूर आपको F इंटू डेल्टा टी ये भी मिलेगा और चेंज इन मोमेंटम भी मिलेगा, लेकिन इंपल्स को जो हम मेजर कर सकते हैं वो ध्यान रखिएगा, चेंज इन मोमेंटम की हेल्प से उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है,
और F इंटू डेल्टा टी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। जैसे प्रॉब्लम यूज करते हैं ना कि एक बैट में बॉल आ रही है, बैट से हमने उसको हिट किया और उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रहती है बैट के, तो फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा करके हम इंपल्स को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली मेजर जो हम करेंगे इंपल्स वो मेजरेबल होता है चेंज इन मोमेंटम से। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। कहते हैं इंपल्सिव फोर्स इज ए, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए इंपल्सिव फोर्स का मतलब होता है कि एक लार्ज फोर्स लगता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। कहते हैं ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ बॉल इज 140 ग्राम। फाइंड इंपल्स। इंपल्स फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए इंपल्स की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 2 mv के इक्वल। ठीक है, जितनी स्पीड से बॉल आ रही है उतनी स्पीड से रिबाउंड भी हो जा रही है, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो 2 mv के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू मास दे रखा है बॉल का 140 ग्राम, तो 140 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻³ से, इंटू स्पीड दे रखी है 20। ठीक है, तो देखिए 0 0 से 10⁻³ कैंसिल होकर के 10⁻1 बचेगा। ठीक, 14 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 56 इंटू 10⁻1 मीन्स 5.6 न्यूटन सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। कहते हैं न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन लॉ इज, 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन तो आपने जरूर मैच करा लिया होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? एक्शन रिएक्शन लॉ इज थर्ड लॉ। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस भी बॉडी पर हम जितना एक्शन लगाते हैं उतना ही वो अपोजिट वाली बॉडी पर रिएक्शन लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। कहते हैं इफ बॉडी ए अप्लाइड ए फोर्स ऑन बॉडी बी देन, 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये ऑप्शन भी आपने मैच करा लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दिया है एक्शन इज ऑन बी, दूसरा दिया है रिएक्शन इज ऑन ए। ठीक, तीसरा दिया है एनी वन ऑफ देम कॉल्ड एक्शन एंड अदर कॉल्ड रिएक्शन। चौथा दे रखा है बोथ 1 and 2। देखिए जब दो बॉडी ए और बी आपस में टकराएंगी, जैसे मान लीजिए ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और इन दोनों को आपस में जब हम टक्कर कराएंगे तो क्या हम एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि ए बी से टकरा रही है कि बी ए से टकरा रही है? ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि दोनों बॉडी आपस में टकरा रही है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ए बॉडी बी पर एक्शन लगा रही है और बी वाली बॉडी ए पर रिएक्शन लगा रही है, क्योंकि दोनों आपस में टकरा रही है। तो ए वाली बॉडी बी पर एक्शन लगा सकती है और बी वाली बॉडी ए पर रिएक्शन लगा सकती है। उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बी वाली बॉडी ए पर एक्शन लगा सकती है और ए वाली बॉडी बी पर रिएक्शन लगा सकती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि दो बॉडियां टकरा रही हैं तो एक बॉडी दूसरे से टकरा रही है कि दूसरी वाली बॉडी पहले से टकरा रही है। दोनों ही आपस में टकरा रही है, तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर एक्शन अगर लगाती है तो दूसरी अपोजिट वाली बॉडी पर रिएक्शन लगाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो मोस्ट करेक्ट होगा, ऑन एनी वन ऑफ देम कॉल्ड एक्शन एंड अदर रिएक्शन। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा।
तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा, और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब रिवाइज करते रहिए, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी खूब प्रैक्टिस करते रहिए। मैं अपने YouTube चैनल पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी डेली अपलोड करता हूं, उनको भी देखते रहिए, लगाते रहिए, और बाकी खूब अच्छे से मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन आपका होगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा।